एक गांव सुखपुर में विजय नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी पत्नी का और अपना पेट पालता था। एक दिन उसकी पत्नी मीरा रोते हुए बोली, हमारे ऐसे हालात कब तक रहेंगे? हमारे गांव में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहां महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी दिन भूखे सोना पड़ता है। चिंता मत करो मीरा, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात दूसरों के खेतों में कितनी जी तोड़ मेहनत करता रहता हूँ। एक ना एक दिन हमारा वक्त भी जरूर पलटेगा। आप कब तक ऐसे ही दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई ठीक ठाक काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर का भोजन तो मिल सके। ठीक है मीरा, मैं आज दूसरे काम की तलाश करता हूँ। विजय कई दिन तक गांव में भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार कर विजय गांव के मुखिया रामलाल के पास पहुंच गया। मुखिया थोड़ा सा भला व्यक्ति था। उसने कहा, विजय, मैंने तुम्हें दूसरों के खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है। मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती व्यक्ति की जरूरत है। समझ लो कि तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। आज से तुम मेरे खलिहान में काम करोगे, ठीक है? एक दिन विजय काम करते करते थक गया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। विजय ने करण के ढाबे का नाम सुन रखा था। विजय करण के ढाबे पर पहुंच गया। उसने कहा, भैया जल्दी से गरम गरम अरहर की दाल देसी घी की रोटियों के साथ लगा दो और थोड़े से चावल भी लगा देना। बहुत जोरों की भूख लगी है भैया। खाते समय वो बोला, अरहर की दाल में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और साथ में देसी घी की रोटियां भी हैं। आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। कुछ ही देर में विजय सारी प्लेट साफ कर गया और बिल्लू से बोला, कितने पैसे हुए भैया? आपने अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और चावल खाया है। कुल मिलाकर आपके 1000 रुपए हुए। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, खाने के पैसे मांग रहा हूँ। अरे ये ढाबा है या 5 स्टार होटल? इतना महंगा तो खाना शहर के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मैं तो समझ रहा था कि इस ढाबे में खाना और ढाबों की तरह मिलता होगा। और वैसे भी दाल रोटी चावल की कीमत तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? जानते भी हो ये ढाबा किसी हल्के फुल्के का नहीं है, करण भाई का है। करण भाई के ढाबे पर खाना खाने तो विदेशी से लेकर बॉलीवुड तक आते रहते हैं। और जब तुम्हारी इस ढाबे में खाने की औकात नहीं थी तो फिर यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आए? सीधे सीधे 1000 रुपए दे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 1000 रुपए तो मैं 10 दिन में भी नहीं कमा पाता, तो तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगा? बिल्लू ने अपने मालिक करण को आवाज देते हुए कहा, करण भाई, इस व्यक्ति ने पेट भर के भोजन किया है लेकिन ये पैसे नहीं दे रहा। करण गुस्से में विजय के पास आकर बोला, क्यों रे? जब जेब में पैसे नहीं थे तो फिर खाने के लिए यहाँ क्यों आ गया? यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता, पैसे से मिलता है। चल पैसे निकाल। मुझे क्या पता था कि आपके ढाबे का खाना इतना महंगा मिलता है। मैं तो इस ढाबे को भी और ढाबों की तरह समझ रहा था। तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। तुम्हें यहाँ आने से पहले मेरे बारे में लोगों से पूछ लेना चाहिए था। अब सीधे सीधे अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल कर काउंटर पर रख दे, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। देखिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। आप ये 100 रुपए रख लीजिए और मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे, मैं लेन देन की बातें करने के लिए नहीं बैठा। इतना कहकर करण ने विजय को जोरदार धक्का दे दिया। ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे, बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और तेरे जैसे भिखारियों की इज्जत तो होनी भी नहीं चाहिए। तभी बलवीर नाम का व्यक्ति वहां आया और बोला, क्या बात है करण भाई, मैं तो तुम्हारे ढाबे का खाना खाने आया था, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इस आदमी ने पेट भरकर खाना खाया, पैसे देने के नाम पर बोल रहा है कि इसकी जेब में पैसे नहीं है। ऐसे आदमियों से बात नहीं की जाती करण भाई, इन्हें पीटा जाता है। देखते क्या हो,
मारो इसे। करण और बिल्लू विजय को बुरी तरह पीटने लगे। उन दोनों ने विजय के कपड़े भी फाड़ दिए और उसे धक्के देकर अपने ढाबे से बाहर निकाल दिया। शुक्र मना कि तुझे मैंने अपने ढाबे के गंदे बर्तन धुलवाने नहीं लगाया, क्योंकि तेरे जैसे भिखारी के हाथ मेरे ढाबे के गंदे बर्तनों से भी ज्यादा गंदे हैं। इसलिए पीट कर तुझे छोड़ रहा हूं। आज के बाद कभी मेरे ढाबे के आसपास नजर भी मत आना। चल निकल यहां से। ये तुमने बहुत बढ़िया किया करण भाई, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इतना कहकर बलबीर ने भी 2-3 हाथ विजय पर जड़ दिए। विजय वहां से रोता हुआ अपने घर की ओर चला गया। हे भगवान, आपको क्या जरूरत थी उस ढाबे पर खाना खाने की? मुझे क्या पता था कि उनके ढाबे का खाना इतना महंगा होगा। करण और बलवीर ने मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया मीरा। वहां पर गांव के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। अरे सत्यानाश हो उन गांव वालों का जो आपको मार खाते हुए देख रहे थे। उनमें से किसी में भी इतना नहीं हुआ कि आपको पिटने से बचा लेता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी शिकायत मुखिया रामलाल से जरूर करूंगी। तुम सही कहती हो मीरा, मैं बलबीर और करण को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन विजय अपनी पत्नी मीरा के साथ मुखिया रामलाल के घर पर चला गया और सारी घटना मुखिया को बता दी। मुखिया बोला, मीरा, इसमें दोष करण और बलवीर का नहीं है, इसमें दोष तो तुम्हारे पति विजय का है। सारा गांव जानता है कि करण के ढाबे का खाना और ढाबों के खाने से अधिक महंगा है, क्योंकि उसके ढाबे का खाना अच्छा बनता है। जब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं थे तो इसे क्या जरूरत थी ढाबे पर खाना खाने की? क्या मुखिया जी, आप भी बलबीर और करण की तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रहा हूं मीरा, जो सच है उसका साथ दे रहा हूं। अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो क्या वो मेरे पति को कुछ समय की मोहलत नहीं दे सकते थे? उन्हें पीटने का अधिकार किसने दिया? हाँ, ये बहुत गलत किया करने, लेकिन तू चिंता मत कर मीरा, इस बारे में मैं करण से जरूर बात करूंगा। घर लौटते हुए विजय ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुखिया कुछ करेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा था मीरा कि मुखिया बलवीर और करण के पक्ष में बोल रहा था। लेकिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा मीरा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्ण धनवान है और उसकी गांव में अच्छी जान पहचान भी है, और आपकी पहचान गांव में सिर्फ एक मजदूर की है। हम दोनों के पास तो खुद की खेती भी नहीं है, हम दोनों तो खुद दूसरों के खेतों पर काम करके अपना पेट पालते हैं। जो भी हो मीरा, अब मैं गरीब हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप हो जाऊं। आज अगर मैं चुप हो गया और मैंने कुछ नहीं किया तो गरीबों के मुंह पर एक तमाचा होगा। मैं बलवीर और करण को दिखा दूंगा कि अगर गरीब अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। इतना कहकर विजय फूट फूट कर रोने लगा और गुस्से में घर से निकल गया। इधर मुखिया रामलाल करण के ढाबे पर पहुंचकर बोला, क्यों भाई, आजकल तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही हैं करण? करण ने घमंड से कहा, किसकी इतनी मजाल कि मेरी शिकायत आपसे करे? कल तुमने विजय को बुरी तरह से पीटा था ना, वो अपनी पत्नी मीरा के साथ तुम्हारी शिकायत लेकर आया था मेरे पास। अरे तो उसने पिटने वाले काम भी किए थे मुखिया जी। आप ही बताइए, मेरे ढाबे पर आकर अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां तो बड़े चाव से खाई, और जब पैसे देने का नंबर आया तो अंगूठा दिखाने लगा। जो भी हो करण, लेकिन तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था। और तुम्हारे ढाबे पर सिर्फ विजय ही नहीं बल्कि और भी न जाने कितने लोग आए दिन पिट कर जाते हैं। तुम्हारा ये दुर्व्यवहार कहीं किसी दिन तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़ जाए।
तभी बलबीर वहां आ गया और बोला, आपके होते हुए मेरे दोस्त करण पर कोई माई का लाल हाथ लगाने की हिम्मत करेगा मुखिया जी? और फिर मत भूलिए कि करण का दोस्त मैं भी हूं। मेरे होते हुए गांव में किसी की हिम्मत जो करण के खिलाफ आवाज उठा सके। इसी बात का तो डर है बलवीर कि तुम करण के दोस्त हो। अब ये सब बातें छोड़िए मुखिया जी। मैं आपको अपने ढाबे पर मुफ्त का खाना इसलिए नहीं खिलाता कि आप गांव वालों की शिकायत लेकर मेरे ही पास आए। देखो करण, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूँ। तुम क्यों नहीं समझते कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। कहीं किसी दिन किसी ने तुम्हारे गरीबों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। मीरा रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी। आधी रात होने को आई थी, मगर विजय अपने घर नहीं आया था। विजय रात में जंगल के एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज पड़ी। काफी देर हो गई है तुम्हें यहाँ पर बैठे हुए। पिछले 6 घंटे से देख रहा हूँ कि तुम इसी पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठे हुए हो। विजय ने डरते हुए पूछा, कौन है आप और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि कौन हो तुम और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब बाद में समझना। तुम्हारा चेहरा देखकर साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम बहुत भूखे लग रहे हो। इतना कहकर उस नौजवान ने एक थाली विजय के सामने रख दी। विजय ने देखा कि उस थाली में सब उसकी ही पसंद के व्यंजन रखे हुए थे। उस व्यक्ति ने कहा, सोचो मत, खाना शुरू कर दो। विजय को सच में वाकई बहुत भूख लगी थी। विजय खाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ याद आ गया। उसने कहा, नहीं चाहिए भाई, मैं घर पर जाकर अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ ही खाना खाऊंगा। मुझे अच्छा खाना खाने का कोई अधिकार नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा ये खाना खाऊंगा। तुम मुझसे पैसे मांगोगे और वो मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। नहीं भाई, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम पहले आराम से खाना खाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। खाने के बाद विजय उस व्यक्ति को अपने साथ हुए अत्याचार की सारी घटना बताने लगा। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? मैं जंगल में हूँ। नहीं, तुम जंगल के अंदर उस भूतिया जंगल में हो जिसे भूतिया जंगल के नाम से बुलाया जाता है, जहां पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं भाई। उस व्यक्ति की बात सुनकर विजय के चेहरे पर डर जाहिर होने लगा। अचानक उसे याद आया कि वो गुस्से में इतनी दूर पैदल चलता हुआ यहाँ तक आ गया था कि उसे अब याद भी नहीं रहा कि वो जंगल के अंदर भूतिया जंगल में पहुंच चुका था। डरो मत, हम कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं हैं। हम साधुओं की संतान हैं। इस जंगल में सिर्फ साधु और उनके परिवार ही रहते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते हैं क्योंकि हमारा सारा ध्यान ईश्वर की तरफ ही होता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं एक ऐसा ढाबा खोलना चाहता हूँ जहाँ पर हर गरीब सिर्फ 10 रुपए देकर अपना मनपसंद भोजन कर सके और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार ना किया जाए। तुम्हारे इरादे के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना इस जंगल में इससे पहले भी कई लोग आए और अपने लालचीपन का सबूत देकर मारे गए। लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसे गरीब की भूख की चिंता है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपना हाथ जैसे ही घुमाया, उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली आ गई। उसने वो थाली विजय को पकड़ा दी और कहा, ये जादुई थाली है। याद रखना, इस बारे में सिर्फ तुम अपनी पत्नी को बता सकते हो और किसी को नहीं। इस थाली के सामने खड़े होकर तुम जिस भोजन का नाम लोगे, वो भोजन स्वयं अपने आप इस थाली में आ जाएगा। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने 10 रुपए से ज्यादा ग्राहकों से वसूले, उस दिन इस थाली का जादू समाप्त हो जाएगा।
ये क्या है? विजय ने सारी घटना मीरा को बता दी। मीरा बोली, मैं तो अब तक यही समझती थी कि उस जंगल में सिर्फ भूत प्रेत ही रहते हैं। तुम नहीं, पूरा गांव यही समझता था मीरा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम ढाबा कहाँ खोलेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी रोटी नहीं है। जो थाली तुम लेकर आए हो, उस थाली में सिर्फ भोजन ही मिलेगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे ना? फिर हम ढाबा अपनी ही झोपड़ी पर खोलेंगे मीरा। इस तरह से इस थाली का रहस्य सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहेगा। अगले दिन विजय ने अपने घर को एक ढाबे में परिवर्तित कर दिया और जिस कमरे में वो लोग सोते थे उस कमरे में बड़ी सी थाली रख दी। विजय ने उस थाली के सामने खड़े होकर तरह तरह के व्यंजनों के नाम लेने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में पूरी थाली व्यंजनों से भर गई। मीरा ढाबे पर वो सारे व्यंजन लेकर बैठ गई। कुछ ही देर में वहां पर एक गरीब व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर ढाबा कब खुला भाई? आज ही खुला है और आप पहले ग्राहक हैं। आपके ढाबे में खाने में क्या क्या मिलेगा? हमारे ढाबे में हर तरह के व्यंजन बनते हैं, आपको जो भी व्यंजन पसंद हो। ठीक है भैया, तो मुझे एक प्लेट दाल मखनी और मखनी के साथ लगी हुई रोटियां लगा दीजिए। विजय ने व्यंजन उस व्यक्ति के सामने रख दिया। दाल मखनी खाकर वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। बोला, भैया वाह, मजा आ गया। दाल मखनी तो बहुत से ढाबों पर खाई, लगता है इस ढाबे की तो बात ही कुछ अलग है। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। क्या, सिर्फ 10 रुपए? हाँ, सिर्फ 10 रुपए। और तुम्हें और तुम्हारे परिवार का जब भी खाने का मन करे चले आना। यहाँ पर 10 रुपए में आपका मनपसंद व्यंजन पेट भरकर एक थाली के रूप में मिलेगा। और हो सके तो अपने उन गरीब भाइयों को भी यहाँ पर लेकर आना जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। विजय की बात सुनकर वो व्यक्ति खुश होता हुआ वहां से चला गया और उसने सारे गांव में विजय के ढाबे का ढिंडोरा पीट दिया। के ढाबे पर गांव वालों की भीड़ लगने लगी। विजय के ढाबे पर अब गरीब ही नहीं बल्कि अब गांव का हर व्यक्ति जाकर भोजन करने लगा। विजय किसी को भी मना नहीं करता था। ये बात बलबीर और करण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस विजय का कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे ढाबे में तो ताले लग जाएंगे। चिंता मत करो बलबीर, मैं आज ही पता लगाने का प्रयास करता हूँ कि विजय इतना धन लाया कहाँ से। उस दिन के बाद से करण विजय पर नजर रखने लगा, मगर काफी नजर रखने के बाद भी वो कुछ भी नहीं पता लगा पाया। 15 दिन से उसके पीछे हूँ बलबीर, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। चिंता मत कर, अब ये विजय खुद हमें बताएगा। एक दिन विजय किसी काम से जा रहा था कि बलबीर और करण ने उसे पकड़ लिया। करण बोला, तो तू हमारा ढाबा बंद करवाएगा? जो थाली हम 100 में बेचते हैं तू सिर्फ 10 रुपए में बेचेगा, है ना? करण भाई सही बोल रहे हैं। विजय, सीधी तरह से बता दे कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों की शिकायत पुलिस वालों से करूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दो। बलवीर और करण विजय को बुरी तरह से पीटने लगे। विजय उन दोनों से शारीरिक रूप से कमजोर था। विजय ने दर्द से कराहते हुए सारी घटना बलवीर और करण को बता दी। विजय बलवीर और करण को लेकर उसी कमरे में पहुंच गया। बलवीर और करण उस जादुई थाली से तरह तरह के आभूषण और पैसे मांगने लगे, मगर उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई। बलबीर भाई, लगता है ये थाली केवल भोजन ही देती है। तो फिर देसी घी की पूरियां मांग कर देखो। तभी वहां पर मीरा आ गई। बलवीर और करण विजय को धक्का देकर वहां से चले गए। सही कहते हो बलबीर भाई, लगता है उसने हमें चूना लगा दिया। विजय का ढाबा उसके बाद भी चल रहा था। बलबीर और करण की आर्थिक स्थिति अब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और एक दिन उसने विजय को उसी जादुई थाली से भोजन मांगते देख लिया। अरे, ये तो वाकई जादुई थाली है। जरूर इस हरामी ने उस दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा किया होगा। करण विजय और मीरा से नजर बचाकर उस गुप्त कमरे में घुस गया और थाली से विजय की ही तरह भोजन मांगने लगा, मगर उसे जादुई थाली में से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। करण गुस्सा होकर सीधे बलबीर के पास जाकर बोला, बलबीर भाई, विजय उस दिन सही बोल रहा था, वो थाली वाकई जादुई है। मेरी आंखों के सामने विजय ने उस जादुई थाली के सामने
तरह तरह के व्यंजनों के नाम लिए और उस थाली में वो ताजा ताजा व्यंजन अपने आप आ गए। क्या बकवास कर रहा है तू? उस दिन तो उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई थी। इसी बात को लेकर तो मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है कि वो जादुई थाली सिर्फ विजय की ही बात मानती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उस जादुई थाली में जहर मिला दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन वो दोनों भेष बदलकर विजय के ढाबे पर पहुंच गए। मगर तभी गांव का मुखिया पुलिस लेकर आ गया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? क्योंकि तुम दोनों विजय के ढाबे के ग्राहकों की प्लेट में जहर मिला रहे थे। मैं तुम्हारी बातें छिपकर सुन रहा था। मैंने तुम्हारी बातें छुपकर सुन ली थी, नहीं तो आज तुम दोनों अनर्थ कर बैठते। आपने बहुत अच्छा काम किया मुखिया जी। मुझे माफ कर दो विजय, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है। क्या मुझे तुम्हारे ढाबे पर कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं मुखिया जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। आपके लिए तो मैं स्पेशल थाली बनवाऊंगा, मगर सिर्फ 10 रुपए में। विजय के पास आज भी वो जादुई थाली है और आज भी विजय 10 रुपए की ही थाली बेचता है। ईमानदारी और दयालुता हमेशा जीतती है। लालच और दुर्व्यवहार का अंत बुरा होता है। गरीबों की मदद करने वाले को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है।